बच्चों नमस्कार। मैं राय सर अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये बेटा आज का जो वीडियो है वो स्पेशली 9th क्लास के बच्चों के लिए है। 9th क्लास में आपका फिजिक्स का जो पार्ट्स है आपकी साइंस की बुक में, उसमें फिजिक्स का जो पार्ट है वहाँ से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बेटा गति। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा गति के बारे में, गति किसे कहा जाता है। गति के पहले हम एक बात को समझते हैं कि दो तरह की अवस्थाएं होती हैं। एक होता है बेटा गति की अवस्था और एक होती है विराम की अवस्था। दो अवस्था होती है, एक गति की अवस्था होती है और एक विराम की अवस्था होती है। अब हम कई बार दैनिक जीवन में देखते हैं कि वस्तु गतिशील है, कोई एक वस्तु गतिशील है, लेकिन जब हम उसकी गति की बात करते हैं तो गतिशील वस्तु की गति का जो मापन करते हैं बेटा वो किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक ट्रेन गतिशील है, ट्रेन एक दिशा में आगे बढ़ रही है, इसके आसपास की जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि मकान, पेड़ पौधे या अन्य चीजें, ये वस्तुएं अपने स्थान पर निश्चित है, अपने स्थान पर रुकी हुई है। इन वस्तुओं के सापेक्ष ट्रेन की स्थिति लगातार बदलती जा रही है। तो जब हम इस ट्रेन की गति की बात करते हैं, माना कि ट्रेन की गति है बेटे 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका अर्थ यह है कि यह गतिशील वस्तु इन वस्तुओं से प्रति 1 घंटे में 60 किलोमीटर आगे चली जाएगी। लेकिन हम जब बात करते हैं कि एक और ट्रेन गति कर रही है, दोनों की दिशा समान है और इसकी गति भी बेटा सपोज करते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन नंबर 1 और ट्रेन नंबर 2। तो क्या ट्रेन नंबर 1 और 2 इनके बीच में भी कोई सापेक्ष विस्थापन हो रहा है? दोनों वस्तुएं 1 घंटे में 60 किलोमीटर की ही दूरी तय करेंगी। दोनों वस्तुएं 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे? 60 किलोमीटर। तो ट्रेन नंबर 1 और 2 की एक दूसरे के सापेक्ष अगर गति की बात करें बेटा तो ये जीरो निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि एक की जो स्थिति है वो 2 के सापेक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों ही ट्रेनें भोपाल से चलकर और किसी अन्य स्टेशन जैसे झांसी पहुंच जाती हैं, तो समान समय में समान दूरी तय करके एक साथ पहुंच जाएंगी। इनकी जो आपस में जो विस्थापन है वो जीरो रहेगा। लेकिन हमने जब इनकी बात करी थी मकान से या पेड़ से, तो इनके सापेक्ष तो इनकी स्थिति बदल गई है, अर्थात जो विराम अवस्था की वस्तु थी उनके सापेक्ष ये दोनों वस्तुएं गति अवस्था में है। लेकिन जब हम एक दूसरे की बात करते हैं, जब ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष की बात करते हैं तो फिर इनकी गति एक दूसरे के सापेक्ष जीरो मानी जाएगी। जबकि विराम अवस्था की जो वस्तुएं थी उनके सापेक्ष दोनों की गति कितनी मानी जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक कल्पना और करते हैं कि एक ट्रेन इनकी विपरीत दिशा में भी जा रही है, इसकी गति भी अपन मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर है। ऐसे हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सरल उदाहरण है 60 ही मान लेते हैं। अर्थात 1 घंटे में ट्रेन नंबर 1 60 किलोमीटर आगे निकल जाएगी एक दिशा में, और दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में चली जाएगी 60 किलोमीटर, ट्रेन नंबर 3। तो ट्रेन नंबर 1, 2 और 3 की बात करते हैं तो 3 के सापेक्ष एक कितना दूरी तय करेगी? 60 किलोमीटर एक दिशा में और 60 किलोमीटर दूसरी दिशा में। अर्थात इनके बीच का जो सापेक्ष विस्थापन है वो कितना हुआ? 120 किलोमीटर हुआ। अर्थात एक ट्रेन 3 ट्रेन की अपेक्षा, नंबर 3 ट्रेन की अपेक्षा इसकी गति है बेटा वो 120 मानी जाएगी। लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे एक के सापेक्ष दूसरे की, तो गति कितनी मानी जाएगी? जीरो मानी जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई वस्तु गति अवस्था में है अथवा विराम अवस्था में है, इसका निर्धारण कैसे करते हैं? किसी अन्य वस्तु से उसकी हम तुलना करते हैं। सपोज करते हैं कि विराम अवस्था की वस्तु है, विराम अवस्था की वस्तु अपने स्थान पर रहेगी और गति अवस्था की वस्तु आगे बढ़ जाती है, तो इसके सापेक्ष गति कितनी मानी जाएगी? 60 मानी जाएगी। लेकिन जब हम आपस में एक दूसरे की बात करते हैं तो फिर इनके बीच में कोई विस्थापन नहीं हो रहा, इसलिए गति कितनी मानी जाएगी? जीरो। अर्थात गति अवस्था में होने के बाद भी वस्तुएं विराम अवस्था में हो सकती हैं एक दूसरे के सापेक्ष। इसी प्रकार से अगर हम कल्पना करते हैं कि हम चलती हुई ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ट्रेन के अंदर हम बैठे हैं, बहुत सारे यात्री हैं, अब क्या हम एक दूसरे के सापेक्ष गति में हैं?
एक ट्रेन के अंदर बहुत सारे यात्री हैं, 100 यात्री हैं, तो क्या वो एक दूसरे के सापेक्ष गति में है? तो इसका जवाब है नहीं, वे सभी यात्री एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में है, लेकिन बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष अगर बात करेंगे तो फिर वे गति अवस्था में है। तो गति में होने के बाद भी कोई वस्तु विराम अवस्था में हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई विस्थापन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी गति कर रही है, सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है। किसी अन्य ग्रह से तुलना करते हैं तो पृथ्वी गति अवस्था में है, लेकिन पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं अगर उनकी बात करें विराम अवस्था में है, एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में, एक पेड़ दूसरा पेड़, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, जबकि पृथ्वी गति अवस्था में है, लेकिन उस पर मौजूद जो वस्तुएं हैं अगर उनके बीच में कोई विस्थापन नहीं होता है तो फिर वे किस अवस्था में मानी जाती है बेटे? वो विराम अवस्था में मानी जाती है। इस प्रकार से आपको गति का अर्थ समझ में आ गया होगा। गति के लिए हमें किसी अन्य वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना करना पड़ती है तो ही गति का निर्धारण होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा बेटे, सरल रेखीय गति क्या है? सरल रेखीय गति, प्रश्न आप चाहे तो लिख सकते हैं। सरल रेखीय गति क्या है? व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मोशन? व्हाट इज द मोशन इन वन डायरेक्शन? किसी एक रेखा में क्या होती है गति? तो मान लीजिए कि यह x अक्ष की दिशा है और यह y अक्ष की दिशा है। एक वस्तु किसी एक स्थान से गति करना प्रारंभ करती है, एक वस्तु किसी एक स्थान से गति करना प्रारंभ करती है और वह वस्तु अपनी दिशा में लगातार गति करती है, किसी एक दिशा में गति करती है। माना कि वह दिशा कौन सी है? x अक्ष की दिशा है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाएगा? सरल रेखीय गति कहा जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट moves in any particular direction then it is called motion in straight line। सपोज करें कि मूल बिंदु 0 होता है, फिर ये 10 मीटर है बेटा, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर है। एक निश्चित समय के बाद वस्तु एक बिंदु पर पहुंचती है, दूसरे बिंदु पर, तीसरे बिंदु पर, इस प्रकार से ये एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? सरल रेखीय। इसके एग्जांपल क्या है? तो इसके एग्जांपल लिमिटेड एग्जांपल है। सपोज करो कि ये सीधी रेल की पटरी है, एकदम सीधी। कई बार आपने देखा होगा रेल की पटरी भी टर्न करती है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि रेल की पटरी बिल्कुल सीधी चलती है, सीधी रेल की पटरी है और इस पर एक ट्रेन गति कर रही है। इसकी गति को क्या कहा जाएगा? सरल रेखीय। लेकिन जैसे ट्रेन टर्न होती है, थोड़ी सी भी टर्न होती है, तो फिर बेटा इसको सरल रेखीय गति नहीं कहा जाएगा। तो सरल रेखीय गति कब कहेंगे? जब पटरी ट्रैक भी बिल्कुल सीधा हो, ट्रैक सीधा हो तो 100% ट्रेन तो सीधी ही चलेगी क्योंकि ट्रेन तो बंधी हुई है। लेकिन अगर एक सड़क की बात करें, सड़क पर एक कार चल रही है, सड़क सीधी है और कार बिल्कुल एकदम सीधे एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो उसकी गति को भी क्या कहा जाएगा? सरल रेखीय गति कहा जाएगा। और इसका उदाहरण देखते हैं, कि किसी ऊंचाई से एक पत्थर को छोड़ा जाए, ऊंचाई से, तो पत्थर को हम इस तरह से छोड़ दें तो बेटा ये भी बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में नीचे आएगा, तो इसको भी क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति कहेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसी प्रकार बेटा आपको पता होगा कि प्रकाश भी एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश के जो गुण होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण गुण क्या है? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, एक समान गति क्या होती है। गति दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है यूनिफॉर्म, अर्थात हिंदी में एक समान गति, इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। और दूसरी गति हो सकती है असमान गति, एक समान गति, दूसरी हो सकती है असमान गति। यूनिफॉर्म इधर क्या लिखेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल सिंपल है, ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। कल्पना करते हैं एक वस्तु किसी बिंदु से स्टार्ट करती है चलना और उस बिंदु को हमने मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट बोला, क्या ओ बोला। तो बिंदु यहां से चलकर एक बिंदु ए तक आती है, बी तक आती है, सी तक, इस तरह से आगे बढ़ती है और इनके बीच का जो बेटा डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। यहां से चल के ओ से ए तक वस्तु को पहुंचना है। सपोज करें ऐसा होने में उसको 2 सेकंड का समय लगता है। कितना टाइम लगा बेटा? 2 सेकंड का टाइम लगा। फिर ए से बी तक पहुंचने में अगेन डिस्प्लेसमेंट की बात करो पहले,
डिस्प्लेसमेंट इक्वल है कि नहीं? हाँ इक्वल है। जी ओ से ए तक का 10 है, ए से बी तक का भी 10। अगेन वस्तु ने कितना टाइम दिया? 2 सेकंड का टाइम दिया। फिर बी से सी तक मूव करने में भी कितना टाइम दिया? 2 सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल है और जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल है। तो इस प्रकार की जो मोशन है उसको क्या कहेंगे बेटा? यूनिफॉर्म मोशन मींस एक समान गति। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है या समान दूरी तय करती है, हम दोनों बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे और विस्थापन की बात, और दोनों में क्या डिफरेंस ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन या समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को कहा जाता है बेटा एक समान गति। इंग्लिश में सुनिएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति इसको कहा जाएगा। असमान गति किसे कहेंगे? असमान गति हम देखें कि समय अंतराल हमने फिक्स कर दिया, 2 सेकंड की बात करते हैं। पहले वस्तु 10 सेकंड तक चलती है, 10 मीटर तक चलती है, 2 सेकंड में कितना चलती है? 2 सेकंड में वस्तु चलती है 10 मीटर। लेकिन अगले 2 सेकंड में सपोज करो वस्तु चलती है 15 मीटर, सपोज करें 15 मीटर चलती है। फिर अगले 2 सेकंड में कितना चलती है? फिर से हम बात करें तो हो सकता है 30 मीटर चले। फिर अगले 2 सेकंड में वस्तु चलती है 50 मीटर। तो इसमें अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, टाइम इंटरवल इक्वल ले लिया लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे है? डिफरेंट है। तो ऐसी गति को क्या कहा जाएगा? असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी या विस्थापन तय करती है तो ऐसी गति को क्या कहा जाएगा बेटे? असमान गति। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स unequal distance or displacement in equal time interval then it is called non-uniform motion। अब ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं बेटा, चाल या गति क्या होती है? चाल किसे कहते हैं और इसी में आएगा बेटा वेग किसे कहते हैं। दो बातें, चाल और वेग। चाल का अर्थ क्या होता है? पहले हम इसकी सूत्र की बात करते हैं। चाल का बराबर क्या होता है? वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो सूत्र है, बट ये मैं आपको सूत्र बनाकर बता रहा हूं। तो माना कि टी सेकंड में किसी वस्तु ने कितनी दूरी तय की गई दूरी, सपोज करेंगे x है। टी सेकंड में कितनी दूरी तय करती वस्तु? टी सेकंड में वस्तु ने दूरी तय करी x मीटर की। तो हम 1 सेकंड में दूरी निकालना चाहें, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे? टी सेकंड में कितनी दूरी तय होती है? x मीटर। अतः 1 सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, तो बेटा t डिवाइड में आ जाएगा, मींस x बाई टी हो जाएगा। ऊपर मीटर है और नीचे क्या है बेटा? सेकंड है। अब x का मतलब क्या होता है? दूरी, और t का मतलब क्या होता है? समय। एक और इसको बोलते हैं बेटा इकाई समय में तय की गई दूरी। इकाई मतलब होता है 1 सेकंड। इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसको इंग्लिश में सुनिएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड और चाल। तो इसका क्या बना सूत्र? x बाई टी मतलब x से क्या है बेटा? दूरी, और t क्या है? समय। अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी को ही कहते हैं चाल कहते हैं। क्योंकि दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रा होता है सेकंड, इसलिए चाल का मात्रा क्या हो जाएगा बेटा? मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। इस तरह से आपको चाल समझ में आ गया। अब इसी में बनता है बेटा औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल के लिए हम दूरी के स्थान पर लिखेंगे वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, और कुल लिया गया समय अंतराल, कुल समय। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा? औसत चाल का सूत्र क्या बनेगा? औसत चाल तय की गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय, यह समय अंतराल, एक ही बात होती है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड।
तय की गई कुल दूरी और उसमें डिवाइड कर देते हैं कुल समय का, तो क्या निकल के आता है, औसत चाल निकल के आती है। अब चाल के बाद हम बात करते हैं बेटा वेग की। वेग और चाल में अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर होता है उसको समझते हैं कि चाल का संबंध है बेटा दूरी से और वेग का संबंध है विस्थापन से। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। मान लीजिए कि कोई वस्तु बिंदु ए से चलना शुरू करती है और उसको बिंदु बी तक पहुंचना है, तो ए से बी तक जाने के बेटे अनेक रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। एक वस्तु बिल्कुल सीधी चलती है, एकदम स्ट्रेट चलती है, कोई अन्य ऑब्जेक्ट इस तरह से चलता है और बी तक पहुंच जाता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है और ऐसे चलता है, किसी भी तरह से हम ए से बी पहुंच सकते हैं। अब इन सभी में हम देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, इसमें ऑब्जेक्ट ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो किया, अपने डायरेक्शन को वो नहीं छोड़ा, एकदम सीधी चल रही है। ये बेटा मिनिमम डिस्टेंस है, दो प्लेसेस हैं, डिफरेंट प्लेसेस हैं, उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है बेटा उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और जो दूरी होती है, दूरी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। सुजालपुर से अकोदिया 12 किलोमीटर है, बट ये डिपेंड करता है आपने किस रास्ते को हमने फॉलो किया। सुजालपुर लिखा है सपोज ये, और ये अकोदिया लिखा है। अब एक व्यक्ति सुजालपुर से अकोदिया जाता है, पहले सुजालपुर से बस स्टैंड से चलेगा, बस स्टैंड से चल के अकोदिया नाके पर पहुंचा, मोहम्मद खेड़ा पहुंचता है, फिर पटलादा जोड़ पहुंचता है, फिर और आगे फुलेर पहुंचता है, फिर अकोदिया पहुंच जाता है। एक व्यक्ति ने दूसरे रास्ते को फॉलो किया, पहले वो सारंगपुर जाता है और फिर घूम फिर के अकोदिया जाता है। एक व्यक्ति पहले जर्मनी जाता है, फिर जापान जाता है, फिर लंदन जाता है, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अकोदिया आ जाता है। मतलब दो स्थानों के बीच की दूरी का निर्धारण करने का कोई तरीका नहीं है, कितनी भी दूरी हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा, बट इसमें जो मिनिमम डिस्टेंस है उसकी बात करते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस बिल्कुल ये डायरेक्शन आपको देखना है, सीधा होना चाहिए, और मिनिमम डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी विस्थापन कहते हैं। तो दूरी का संबंध किससे है, चाल से है, और विस्थापन का संबंध किससे है, वेग से है। तो अगर हम वेग की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम बात करेंगे किसकी, वेग की बात करेंगे। तो वेग का जो सूत्र बनता है बेटे वो क्या बनता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब इसका सूत्र मैं बना के भी बताऊंगा आपको। माना t सेकंड में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन कितना है, सपोज करते हैं इसको मैंने लिखा s से, सपोज s से। आप d से भी लिख सकते हैं, s से भी लिख सकते हैं ना, आप चाहे तो x से भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो s इसमें हमने लिख दिया। अब अतः 1 सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन क्या होगा बेटा, t सेकंड का s है तो 1 सेकंड का हो जाएगा s अपॉन t हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग इक्वल टू s बाई टी, और s का मतलब है विस्थापन और t का मतलब है क्या, समय। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, चाल एक अदिश राशि है, सुनना ध्यान से, चाल अदिश राशि है, ये दिशा पर निर्भर नहीं करती क्योंकि दूरी का दिशा से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन वेग एक सदिश राशि है जिसका संबंध कैसे है, विस्थापन से है, और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार और सुनिएगा, इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड को कहते हैं चाल और वेलोसिटी को कहते हैं वेग कहते हैं। और इसकी जो यूनिट है यानी इकाई है वो सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस किसी ने पूछा कि बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि चाल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, वेग सदिश राशि है, मींस वेक्टर क्वांटिटी है। चाल का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, लेकिन वेग है ना बेटा तीनों हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यह विस्थापन पे डिपेंड करती है और यह दूरी पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंस भी बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा वेग में परिवर्तन की दर, और इसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं त्वरण और इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन।
समय। व्हाट इज एक्सीलरेशन या त्वरण क्या है? त्वरण के बारे में देखो, पहले मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। एक वस्तु गतिशील है और वस्तु ने 10 मीटर की दूरी तय की 1 सेकंड में। फिर अगले सेकंड में वस्तु ने 20 मीटर की दूरी तय की। फिर अगले सेकंड में वस्तु ने 30 मीटर की दूरी तय की। तो आप देख सकते हैं कि इसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है प्रति सेकंड। तो 10-10 का परिवर्तन हो रहा है। कई बार हम देखते हैं कि वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10 मीटर है, 10 मीटर है और हमेशा 10 मीटर है। पहला वाला जो एग्जांपल है उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जब वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ कितना निकल के आ रहा है बेटा, 10 निकल के आ रहा है। तो क्या बनेगी इसकी परिभाषा त्वरण की? सूत्र के रूप में लिखें पहले, वेग में परिवर्तन और बटे डिवाइडेड बाय समय यानी कि टाइम। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल a। वेग को v से लिखते हैं, समय को t से लिखते हैं। अब इसका यूनिट भी आपको समझना पड़ेगा। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा बेटा? तो वेलोसिटी का मैंने अभी आपको सिखाया था, मीटर पर सेकंड, और टाइम एक बार और है तो टाइम का सेकंड एक बार और आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इकाई यानी कि यूनिट हो जाएगी। तो आपको वेग के आधार पर त्वरण समझ में आ गया होगा। अब त्वरण कितने प्रकार का हो सकता है? त्वरण बेटा 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? इट इज ऑफ 2 टाइप। एक हो सकता है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण हो सकता है, और एक हो सकता है बेटा असमान त्वरण। असमान, एक समान त्वरण हो सकता है, असमान। इसके अलावा त्वरण 2 तरह का और होता है। एक होता है धनात्मक त्वरण और एक होता है ऋणात्मक। मैं दोनों आपको अलग अलग उदाहरण देकर समझाऊंगा। पहले मैं एक समान और असमान की बात कर लेते हैं, फिर मैं धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूंगा। ठीक है बेटा? तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अगले सेकंड में स्पीड क्या हो गई उसकी 20, फिर अगले सेकंड में हो गई बेटा 30। यहाँ चेंज देखो आप कितना हो रहा है, 10 का हो रहा है। लेकिन मूविंग ऐसे भी हो सकती है, 10 मीटर पर सेकंड है, नेक्स्ट में 25 मीटर पर सेकंड हो गया, एंड नेक्स्ट में 50 हो गया, 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो एक जैसा हो रहा है, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ। तो यहाँ से जो बात करेंगे तो वो निकलेगा बेटा एक समान त्वरण की वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर है वो एक समान है। कितनी है? 10 है। लेकिन दूसरे एग्जांपल में 10 से 25 हो गया तो 15 का चेंज हुआ, फिर 25 से 50 तो 25 का चेंज हुआ। तो गति में परिवर्तन यहाँ भी हो रहा, ऊपर भी हो रहा, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? यहाँ परिवर्तन एक समान हो रहा और इधर परिवर्तन एक समान नहीं हो रहा। तो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस एक समान, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस असमान त्वरण। तो ये 2 तरह से आपको समझ में आ गया। अब बेटा हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कैसे होता है पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव को धनात्मक त्वरण को समझते हैं और ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण जो होता है ना बेटा, इसका एक नाम और है और उसे कहते हैं मंदन, या इसको कहते हैं रिटार्डेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। और धनात्मक त्वरण को केवल त्वरण ही कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिटार्डेशन, है ना? तो सपोज करो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो यहाँ स्पीड है ना इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अब आप चलते हुई कोई वस्तु है, उसमें ब्रेक लगा, साइकिल में ब्रेक लगा, तो क्या आपका वेग बढ़ेगा? नहीं, आपका वेग कम होगा। तो उल्टा होगा। सपोज करो आपकी साइकिल 25 की स्पीड से चल रही है, 25 पर मीटर सेकंड। अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड 20 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 5 हो जाएगी और फाइनली 0 हो जाएगी। इसमें जो वेग में परिवर्तन है वो बेटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, नेगेटिव है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन मींस मंदन। और जब स्पीड आपकी बढ़ेगी तो इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक त्वरण। और इसके एग्जांपल क्या है? तो अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो बेटा इसके वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो आप देखना कि एक समय बाद वस्तु रुक जाती है। रुकेगी कब?
जब उसकी वेग में क्या होगी, कमी। जैसे 25 लिखा, फिर 20 लिखा, कम हो रहा और अंत में वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। तो जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं गुरुत्व के अधीन, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर फेंकते हैं, तो फिर क्या होगा, उसका वेग शून्य हो जाएगा। और जब ऊपर से नीचे आएगी तो उसका वेग बढ़ेगा। जब वेग बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब धनात्मक त्वरण कहते हैं। और जब वेग कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इस प्रकार से बेटा आज मैंने आपको गति के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी आगे ले चलूंगा। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें, समझ में आता है तो मुझे बताएं, नहीं समझ में आता है तो ये भी बताएं कि क्यों समझ में नहीं आता है। और देन आपको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आपको अपलोड करूंगा। जय हिंद, जय भारत।